Hello students, welcome to the chemistry zone. प्रज्ञा मैडम हियर. हम पढ़ रहे थे सॉल्यूशन. ये टॉपिक 11th और 12th दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है. 11th वालों को भी और 12th वालों को भी दोनों को पढ़ना है. 11th में है स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन इन सॉल्यूशन. कल तक हम पढ़े थे कि सॉल्यूशंस होते क्या है, कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं और सॉल्यूशन बनाने की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक्वियस सॉल्यूशन क्या है, नॉन एक्वियस सॉल्यूशन क्या है, वो सारे टॉपिक कल हम पढ़ लिए थे. आज का हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन. ये कंसंट्रेशन क्या होता है? तो एक सिंपल सा पहले एग्जांपल ले लो. अगर मेरे पास 5 बीकर है, चलो 4 बीकर है. हर एक बीकर में मैंने इक्वल अमाउंट में सॉल्वेंट ले लिया है. जब भी हम कंसंट्रेशन की कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे सॉल्वेंट जो है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होना ही चाहिए. अगर सॉल्वेंट कांस्टेंट नहीं है तो कंपैरिजन नहीं कर सकते. तो इक्वल प्रोपोर्शन में यहाँ पे सॉल्वेंट है. सपोज मैंने 1 लीटर लेके रखा है. अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून शुगर मैं डाल रही हूँ. इसमें 2 टेबल स्पून शुगर मैंने डाल दिया. इसमें 3 टेबल स्पून डाल दिया. इसमें 4 टेबल स्पून डाल दिया. आप भी अभी बोल दोगे मैडम 4 वाला है ना, कंसंट्रेटेड है. समझ में आ जाता है. पर इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाए? यहाँ पे जिसमें 4 स्पून शुगर है वो काफी मीठा होगा, कंसंट्रेटेड होगा. तो कंसंट्रेशन को डिफाइन कैसे किया जा सकता है? तो हम ये बोल सकते हैं कि अमाउंट of solute, the amount of solute in a unit. सबका मैंने 1 लीटर लिया ना, इसलिए यूनिट इक्वल होता है यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और अ यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट और अ यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट वैसा भी बोल सकते हैं हम. तो यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन. तो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या होगी कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. ये सॉल्यूट है शुगर, और शुगर जो सॉल्यूट है उसका जो अमाउंट है उसको हम कंसंट्रेशन बोलेंगे. तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और अ यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन. अब ये कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा? जैसे लेंथ आ गया तो मीटर बोल दिया, मास होता था तो हम केजी बोल देते थे, टेम्परेचर होता था तो केल्विन बोल देते थे. तो अब कंसंट्रेशन है तो उसको क्या बोल दे हम? तो कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या होते हैं? तो डिफरेंट मेथड्स है यहाँ पे, बहुत सारी डिफरेंट मेथड्स है कंसंट्रेशन के लिए. तो वो कंसंट्रेशन की जितनी भी मेथड्स है उसको हम डिवाइड करें तो वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती है. मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन. तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो मेथड्स हैं वो बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती है. वो 2 कैटेगरीज कौन सी? तो 2 कैटेगरीज में एक है टेम्परेचर बेस्ड और दूसरी है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट.
थोड़ी मेथड्स ऐसी है वो टेम्परेचर बेस्ड है, मतलब कि टेम्परेचर चेंज होता है तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है। अब क्यों ऐसा होता है? तो जिसमें वॉल्यूम वाला टर्म यूज होता है, जो वॉल्यूम के ऊपर कंसंट्रेशन हम निकालते हैं, तो हमको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। आपके पास सपोज एक तपेली में 1 लीटर दूध ले लो, आप उसको बॉईल करने के लिए रख दो गैस पे, तो थोड़ी देर के बाद दूध में उबाल आता है और वो मतलब तपेली से बाहर निकल जाता है। क्यों? तो ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीजेज हियर, और इसीलिए दूध बाहर आ गया क्योंकि वो तपेली में अब मेंटेन अपना वॉल्यूम नहीं कर पाया। तो सेम वे जो रेलवे ट्रैक होती है वो 2 ट्रैक में के बीच में जगह थोड़ी सी रखते हैं। वो 2 ट्रैक जो ऐसे एक दूसरे से यहाँ पे कंबाइन होती है तो उसमें थोड़ी पोर्शन छोड़ दी जाती है, थोड़ी स्पेस। क्यों? तो जैसे समर है, हाई टेम्परेचर है, तो इसका लेंथ बढ़ जाता है, तो अगर यहाँ पे थोड़ा स्पेस हो तो वो मेंटेन हो जाए। तो ये काफी डे टू डे रूटीन एग्जाम्पल है, हमने देखा हुआ है, फील किया हुआ है कि टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और टेम्परेचर जब डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। तो इसकी वजह से जो वॉल्यूम के बेस कंसंट्रेशन के यूनिट है वो सारे टेम्परेचर बेस्ड है। टेम्परेचर चेंज होता है तो कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाता है। वो कैसे कैसे, कौन से यूनिट वैसे है? तो एक टर्म है मोलारिटी, जिसको आप बोलोगे कैपिटल M। फिर है नॉर्मालिटी, वो है कैपिटल N। फिर है फॉर्मालिटी, वो है कैपिटल F। मोलारिटी, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी। उसके बाद है ppm, पार्ट्स पर मिलियन जिसको बोलते हैं, और वो भी वॉल्यूम से आप निकालो, या पार्ट्स पर मिलियन आप मास बाय वॉल्यूम से निकालो। तो यहाँ पे अच्छा हाँ, परसेंटेज वॉल्यूम, परसेंटेज मास वॉल्यूम। तो ये जो मेथड्स है कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने की, मोलारिटी, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, ppm वॉल्यूम, ppm मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम, परसेंटेज मास टू वॉल्यूम, तो ये सारी मेथड टेम्परेचर बेस्ड मेथड है। मतलब जब टेम्परेचर चेंज होता है ना तो मोलारिटी चेंज हो जाती है, नॉर्मालिटी चेंज हो जाती है, लेकिन टेम्परेचर चेंज होता है तो भी नहीं चेंज होते हैं वैसे कंसंट्रेशन को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बोलते हैं। तो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन है? तो मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम x बोल देंगे। फिर होगी मोलालिटी, तो वो हो जाएगी स्मॉल m। मोल फ्रैक्शन x, मोलालिटी है वो वेट पे डिपेंड करती है, मास बेस है ये सब। ये वाले वॉल्यूम बेस है, ये मास बेस है। परसेंटेज मास, ppm ऑल्सो मास बाय मास निकलता है। तो ये जो यूनिट्स हैं वो सारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हैं। अब इनमें से आज हम 3 यूनिट के लिए डिस्कशन करेंगे, मोलारिटी, नॉर्मालिटी और फॉर्मालिटी। फिर उसके बाद के लेक्चर में ये तीनों के सम्स होंगे। अब सबको समझना है कि मोलारिटी, फिर नॉर्मालिटी और फिर फॉर्मालिटी, ये तीनों टर्म क्या होते हैं। इसके लिए कैपिटल M, इसके लिए कैपिटल N और इसके लिए होगा कैपिटल F। यहाँ पे मैंने 1 कैपिटल M लिख दिया, तो उसको रीड करेंगे 1 मोलर। यहाँ पे अगर मैंने 1 कैपिटल N लिखा है
तो इसको रीड करेंगे 1 नॉर्मल, और यहाँ पे अगर 1 F लिखा है तो रीडिंग होगा 1 फॉर्मल। तो मोलर 1 मोलर, 1 नॉर्मल, 1 फॉर्मल। अब आपको कोई बोले कि भाई आप लैब में जाओ और एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करके लाओ, आप पूछोगे किसका सॉल्यूशन मैं बना के लाऊं, तो आपको बोला है एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन बना के लाओ। अब आपको बनाना है एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन, 1 मोलर बनाना है, 1 नॉर्मल बनाना है, 1 फॉर्मल भी बनाना है। तो आप क्या करोगे? तो एक चीज तो तीनों में कॉमन है, आप 3 बीकर ले लो और 3 बीकर में यूनिट वॉल्यूम 1 लीटर ले लो। चलो, तो यहाँ पे 1 लीटर, यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा ना उसका टोटल वॉल्यूम 1 लीटर होना चाहिए। तो अब सॉल्वेंट थोड़ा 1 लीटर से कम लेना, क्योंकि जब आप एसिड डालोगे तो वो भी थोड़ा वॉल्यूम कवर करेगा, तो वो परफेक्ट 1 लीटर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लेस देन 1 लीटर वाटर ले लो। तो यहाँ पे 1 लीटर से थोड़ा कम मैंने सॉल्वेंट ले लिया। सॉल्वेंट अपना वाटर है यहाँ पे, तो चलो सॉल्वेंट आ गया। अब इसमें अमाउंट डालना है, इसमें भी मुझे अमाउंट डालना है एसिटिक एसिड का। लेकिन आपके पास क्वेश्चन है कि कितना डालना है, कितना, समझे आप, कितना डालना है। तो यहाँ पे जो कितना डालना है वही चीजें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम एसिटिक एसिड की बात करते हैं आज। तो एसिटिक एसिड के 3 टाइप के मास आपको पता होने चाहिए। पहला है मोलर मास, तो सबको आता है, तो इसका मोलर मास निकाल दो आप। CH3 COOH का मोलर मास निकलेगा। कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन 3 + 1 4, कार्बन अगेन 12 और ऑक्सीजन 16 + 16 32। तो ये 24, 28, 32, 60 ग्राम पर मोल, ये निकल गया मोलर मास। तो मोलर मास तो पता है आपको। सेकेंड थिंग, आपको निकालना है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास भी पूरा लेक्चर बना के भेज दिया है आपको। यहाँ पे है क्या, तो एसिटिक एसिड है। एसिड को होता क्या है, तो बेसिसिटी। तो इसकी बेसिसिटी सबसे पहले आप निकाल दो। बेसिसिटी किसको बोलते थे, तो बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+। एसिटिक एसिड को डिसोसिएट करो, तो CH3 COO- एसीटेट आयन, और उसके साथ में मुझे एक H+ मिलने वाला है। यहाँ पे एसिटिक एसिड एक सिंगल प्रोटॉन को डोनेट करता है, मतलब ये एक ही H+ रिलीज करता है। तो इसीलिए उसका एसिडिटी बेसिसिटी 1 है। सो हियर इट इज मोनोबेसिक एसिड। एसिटिक एसिड को हम मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, तो इक्विवेलेंट मास होता क्या है एसिड के लिए, तो मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। जलसा है इधर, बेसिसिटी 1 है, तो 60/1, तो 60 ग्राम पर इक्विवेलेंट, इसका आपको इक्विवेलेंट मास मिल गया, ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट मास, मोलर मास, इक्विवेलेंट मास। अब तीसरा मास है फॉर्मल मास। तीसरा मास फॉर्मल मास, फॉर्मूला मास। ये फॉर्मूला मास क्या है, तो फॉर्मूला मास एसिटिक एसिड के लिए, तो ये मैंने उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा है, मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो इसको कॉमन C2 2 कार्बन है,
H टोटल अपने पास 4 है और ऑक्सीजन टोटल 2 है। तो C2H4O2 एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना पड़े, तो अब एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो इसमें से कुछ कॉमन फैक्टर आप निकाल दो, जो भी कॉमन निकलता है उसको निकाल दो, 2 कॉमन निकल जाएगा। तो यहां पे मिलेगा CH2O। ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला 2 इंटू मतलब सॉरी ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अभी भी एम्पेरिकल फॉर्मूला ये वाला है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं हम लोग, तो हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलता है। तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो अब एम्पेरिकल फॉर्मूला का जो भी मास है उसको हम फॉर्मूला मास बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला मास कितना होगा, तो फॉर्मूला मास F हियर, मोलर मास तो 60 है, 2 कॉमन निकाला था तो 50% हो जाएगा, ये 30 ग्राम पर फॉर्मूला, ये 30 ग्राम पर फॉर्मूला होगा। तो ये 3 टाइप के एसिटिक एसिड के मास है यहाँ पे। मोलर मास मुझे 60 मिला, इक्विवेलेंट मास भी मुझे 60 मिला। मे भी यहाँ डिफरेंट आ सकता है, इक्विवेलेंट नंबर अगर अलग होगा 2 या 3 होता तो अलग आता, यहाँ पे सेम है इसलिए सेम आया। मॉलिक्यूलर मास देखो तो वो फॉर्मूला मास जो है वो 30 ग्राम पर फॉर्मूला मिला। तो सिंपल हो गया अब आपके लिए कि मोलारिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी में कितना डालना है वो समझ में आ गया। तो कितना डालोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मोलर मास अमाउंट आपको डालना है। मोलर मास अमाउंट मतलब 1 लीटर पानी में आप मोलर मास अमाउंट डालते हो तो वो 1 मोलर बन जाता है। मतलब यहाँ पे आप 60 ग्राम पर मोल डालते हो, एसिटिक एसिड 60 ग्राम पर मोल डाल दिया आपने, और ये आपका सॉल्यूशन बन गया 1 मोलर वाला। यहाँ पे आपको कितना डालना है, तो इक्विवेलेंट मास जितना, तो इक्विवेलेंट मास भी 60 ग्राम पर इक्विवेलेंट है, तो ये 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बन जाएगा। और यहाँ पे आप कितना डालोगे, तो 30 ग्राम पर फॉर्मूला है, तो यहाँ पे 1 फॉर्मल सॉल्यूशन बनेगा। तो अब मोलारिटी का मतलब क्या हुआ, तो मोलारिटी का मतलब हुआ कि भाई नंबर ऑफ मोल पर लीटर, मोलारिटी मतलब नंबर ऑफ मोल पर लीटर। तो नंबर ऑफ मोल पर लीटर यानी मोलारिटी मोल पर लीटर होता है। मोल पर लीटर मतलब 1 लीटर में जितने मोल आप डाले हो उसको मोलारिटी बोलते हैं। सपोज आपको 2 मोलर H2SO4 बनाना है तो आप 1 लीटर पानी में 2 मोल H2SO4 ऐड करोगे। सपोज आपको 3 मोलर H2SO4 बनाना है तो आप 1 लीटर पानी में 3 मोल H2SO4 को ऐड करोगे। अगर आपको 5 मोलर बनाना है तो 1 लीटर में आप 5 मोल ऐड करोगे। तो यहाँ पे मोलारिटी इज नथिंग बट मोल पर लीटर। मोल क्या होता है, तो मोल सबको पता है, मोल का सिंबल स्मॉल n रहेगा। तो वेट अपॉन मोलर मास, वेट बाय मोलर मास, वेट को हम g बोल दें, मोलर मास को m बोल दें। तो यहाँ पे g मोलर मास का m, मोल के लिए मैंने वेट बाय मोलर मास, और लीटर इज नथिंग बट वॉल्यूम। तो मोलारिटी का फॉर्मूला बन जाएगा g बाय mv। और यहाँ पे g क्या है, तो वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नॉर्मलिटी,
तो नॉर्मलिटी क्या है, तो आपने 1 लीटर पानी तो कॉमन ही है, 1 लीटर है आपके पास, लेकिन 1 लीटर में आपने मोल नहीं डाले, इक्विवेलेंट मास मतलब इक्विवेलेंट नंबर जितना मास डाला आपने, इक्विवेलेंट मास डाल दिया, तो यहाँ पे मोलर मास नहीं आएगा, इक्विवेलेंट मास आता है, और यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट आएगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मतलब ये G/mv है, तो नॉर्मलिटी हो जाएगा G/ev। सिर्फ सब चीजें कॉमन है, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, ये ग्राम पर लीटर तो है, तो इंटू मोलर मास यहाँ पे होगा, ये भी ग्राम पर लीटर तो है, लेकिन इक्विवेलेंट मास अमाउंट में होगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और ये फॉर्मेलिटी है, तो G/FV यूज करना है। तो G/, देखो कितना सिंपल चीज, G/mv, G/ev, G/FV, सब मारा मारी, मोलर मास, इक्विवेलेंट मास, फॉर्मल मास, बाकी सब चीजें सेम, G/mv, G/ev, G/FV, यहाँ पे F मीन्स फॉर्मूला मास है, तो F इज इक्वल टू G/FV। तो G क्या है, तो वेट ऑफ सोल्यूट, वो आपको ग्राम में लेना है, F मीन्स फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास वो भी ग्राम में आएगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो लीटर में लेना है। तो मोलारिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी आपको समझ में आई होगी। ये फॉर्मेलिटी यूज करने की जरूरत क्या पड़ी वो समझते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेलिटी क्यों यूज की जाती है, तो अगर कोई आयोनिक कंपाउंड होता है, जैसे NaCl है आयोनिक कंपाउंड, सॉल्ट, तो सॉल्ट जो है NaCl वो पूरा एक बड़ा सा क्रिस्टल होता है, और एक बड़े से क्रिस्टल में बहुत सारे Na+ और बहुत सारे Cl- होते हैं, तो उसका वेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। जब लंबे 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 फॉर्मूला आते हैं, तो उन लंबे फॉर्मूला का अगर हम मोलर मास यूज करें तो बहुत ही एक्सेस वेट हमको लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बता दूं कि चलो मेरे पास पोटाश एलम है, अगर पोटाश एलम, तो K2SO4 Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O, ये कितना लंबा फॉर्मूला है। अब इतने लंबे फॉर्मूला का मोलर मास आप निकालोगे तो 948 ग्राम पर मोल आता है। तो आपको 1 लीटर पानी में ये 948 ग्राम डालना पड़ता है, तो वो काफी ज्यादा है। तभी सोचा कि ये इनमें से सारी चीजें कॉमन निकाल के इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल दो। और अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालोगे आप, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखो KAl, सल्फेट और वाटर की बात कर लो आप, तो K कितने हैं यहाँ पे, तो 2K, तो यहाँ पे K 2 टाइम है, एल्यूमिनियम भी 2 टाइम है, सल्फेट यहाँ पे 3A और 1A 4 टाइम है, और वाटर 24 टाइम है। तो कॉमन चीजें निकालती है तो हटा दो उसको, 1 1 2 और 12 हो जाएंगे, यहाँ से 2 निकल जाएगा, तो एक ही पोटेशियम रखो, एक एल्यूमिनियम रखो, एक सल्फेट 2 रख दो, और 12H2O। ये हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। कॉमन निकालने के बाद जो बचता है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब इसका मास निकालो, तो 948/2 हो जाए, वो 474 हो जाएगा, कम हो गया ना थोड़ा। तो ये तो चलो इस फॉर्मूला की बात है। इतने लंबे लंबे फॉर्मूला हो जिसके 1877 या इतने लंबे लंबे मास आते हो, मोलर मास, तब जब इसका मोलारिटी वाला कंसंट्रेशन लो तो मोलर मास अमाउंट काफी ज्यादा हो जाता है। तब हम फॉर्मूला मास अगर यूज करें तो हमको बहुत स्मॉल प्रपोर्शन में
फॉर्मूला मास मिलता है, तो जो अपनी ड्रग्स है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ड्रग्स होते हैं और ड्रग्स के फॉर्मूला बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो ड्रग्स का कंसंट्रेशन तो हमको वेरी लो चाहिए। तो हमेशा वो ड्रग्स के कंसंट्रेशन होते हैं वो फॉर्मूला मास से निकलते हैं। तो वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम कंसंट्रेशन के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं वो फॉर्मालिटी यूज़ करते हैं, ताकि फॉर्मल मास निकालो तो फॉर्मूला काफ़ी छोटा हो जाता है और छोटे से मास से वो कंसंट्रेशन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इसीलिए। तो मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मालिटी वो सब कैसे कैलकुलेट करना होता है, वो क्या होता है, वो प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसके रिलेटेड इसके रिलेटेड जो सम्स है वो सॉल्व करेंगे। तो सम्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं मोलैरिटी, नॉर्मलिटी के। अब सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी व्हेन 76 gram H2C2O4 into 2H2O, that is oxalic acid, is dissolved in a 500 ml of solution. अब सबसे पहले आप क्वेश्चन एनालिसिस लिखो कि आपको क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आपको मोलैरिटी, फिर नॉर्मलिटी, मोलैरिटी M, नॉर्मलिटी N दोनों कैलकुलेट करना है, वो नहीं पता है। When 76 ग्राम H2C2O4 into 2H2O oxalic acid is dissolved, मतलब हमारे पास है weight of solvent in gram, that is 76 ग्राम। फिर हमारे पास क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो कितना, तो 500 ml। ml हमको नहीं चाहिए तो लीटर में कन्वर्ट कर दो, तो डिवाइडेड बाय 1000 कर दोगे आप, तो 0.5 लीटर आपको मिल जाएगा। तो ये चीजें हैं जो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन एनालिसिस बोलते हैं। हमेशा बोर्ड में हम जब भी लिखते हैं तो हमको ये पूरे क्वेश्चन एनालिसिस के साथ ऐसे लिखना है ताकि आपके मार्क्स अच्छे आए। हमेशा क्वेश्चन एनालिसिस बोर्ड के पेपर में लिखना है। अब क्या निकालना है, तो बोले मोलैरिटी और नॉर्मलिटी। तो हम पढ़ चुके हैं मोलैरिटी के लिए मोलर मास चाहिए, नॉर्मलिटी के लिए इक्विवेलेंट मास चाहिए। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि भाई इनका मोलर मास और इक्विवेलेंट मास निकाल दो। चलो मोलर मास निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास भी निकालते हैं। मोलर मास H2C2O4 2H2O का क्या होगा, तो भाई मोलर मास हाइड्रोजन 2 कार्बन 12 4 ऑक्सीजन 16 और 2 मोल्स ऑफ वाटर, तो 36 और 64 100 हो गए, 24 तो 126 ग्राम पर मोल हमारे पास आ गया मोलर मास। अब है इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो मोलर मास डिवाइडेड बाय, ये एसिड है तो बेसिसिटी ऑफ एसिड, और इसको इक्विवेलेंट नंबर वैसा भी हम बोलते हैं, इसको इक्विवेलेंट नंबर भी बोलते हैं। यहाँ पे एसिड हो तो बेसिसिटी, बेस हो तो एसिडिटी, सॉल्ट हो तो वैलेंसी, उन सबको हम इक्विवेलेंट नंबर बोल सकते हैं। तो ये E दैट इज ए मोलर मास यहाँ पे 126 है, लेकिन इक्विवेलेंट नंबर कितना होगा, तो ऑक्जेलिक एसिड जो है COOH उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ये 2H2O। ये ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है बच्चों। तो इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से ये यहां से प्रोटॉन रिलीज कर सकता है, ये यहां से प्रोटॉन रिलीज कर सकता है। यहाँ पे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल प्रोटॉन 2 है, तो ये डाई बेसिक एसिड है, मतलब इसकी बेसिसिटी 2 है।
तो 63 ग्राम पर इक्विवेलेंट, ये इसका इक्विवेलेंट मास हो गया। अब आपके पास मोलर मास आ गया, इक्विवेलेंट मास आ गया, तो सिंपल सी बात है, मोलारिटी के लिए मैंने फॉर्मूला सिखाया था G/mv, यानी कि G मतलब कि आपको बोर्ड में G/mv नहीं लिखना है, आपको पूरा फॉर्मूला लिखना है। लेकिन जब आप याद रखते हो तो ऐसे नेमोनिक्स आपके पास होने चाहिए छोटे छोटे, जो फट से हमको क्लिक करवाए दिमाग में। मोलारिटी G/mv, यहाँ पे G मतलब वेट ऑफ सोल्यूट, M मीन्स मोलर मास एंड V मीन्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट हमारे पास कितना है, 76 ग्राम है। मोलर मास कितना है, तो 126 है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0.5 लीटर है। तो 0.5 मतलब 1/2, यहाँ से 2 से कट करो तो अब इसका आंसर निकाल दो, 76। तो आपको मिल जाएगा 1.206 मोलारिटी मिलेगा, 1.206 आपको मिल जाएगा मोलारिटी। अब नॉर्मलिटी, तो G/ev लिखना है आपको। G मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, वो हमारे पास है 76, इक्विवेलेंट मास है 63 और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0.5। तो बट ऑब्वियस इसका डबल कर दो इनटू, तो आपका आंसर आएगा 2.41। अब यहाँ पे क्यों मैंने डबल कर दिया, तो ये 126 है, ये इससे हाफ है, तो ये मोलारिटी से नॉर्मलिटी डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा रिलेशन सीखना है कि नॉर्मलिटी मुझे कैलकुलेट नहीं करनी है, तो कोई शॉर्टकट रिलेशन है क्या, तो यस, नॉर्मलिटी दैट इज माई सेल्फ, मी याद रखो हमेशा, n इज इक्वल टू मी। ये मी क्या होता है, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी, और यहाँ पे E मीन्स इक्विवेलेंट नंबर। इक्विवेलेंट नंबर एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस होता तो एसिडिटी, सॉल्ट होता तो वैलेंसी, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, उन सबको हम इक्विवेलेंट नंबर बोलते हैं। तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे 1.206 इसका इक्विवेलेंट नंबर 2, तो सीधा हमको 2.41 मिले, तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मोलारिटी नॉर्मलिटी दोनों साथ में है तो आप सीधा इक्विवेलेंट नंबर से निकाल सकते हो। जैसे आपको किसी ने पूछ लिया कि 4 मोलर H2SO4 इज इक्वल टू डैश नॉर्मल H2SO4, 5 नॉर्मल H2SO4 H3PO4 इज इक्वल टू डैश मोलर H3PO4। आपको मोलारिटी से नॉर्मलिटी में जाना है, नॉर्मलिटी से मोलारिटी में आना है। तो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि भाई 4 मोलर H2SO4, तो 4 मोलर H2SO4 की नॉर्मलिटी कितनी हो सकती है, तो यहाँ पे नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है, M इंटू ई, मोलारिटी इंटू इक्विवेलेंट नंबर। यहाँ पे मोलारिटी 4 है। अब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, उसका इक्विवेलेंट नंबर क्या होता है, तो H2SO4 कितना प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, तो वो 2 प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, तो ये 8 नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे आपको नॉर्मलिटी दी गई है, मोलारिटी पूछ ली है कि भाई 5 नॉर्मल H3PO4 का कंसंट्रेशन कितने मोलर होगा। तो अगेन नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू इक्विवेलेंट नंबर कर लो आप। यहाँ पे मोलारिटी नहीं पता है, वो लाना है, नॉर्मलिटी पता है 5, और इक्विवेलेंट नंबर क्या है, तो H3PO4 जो है इसमें 3 प्रोटॉन रिलीज हो सकते हैं, तो इसका इक्विवेलेंट नंबर 3 है, तो यहाँ पे मोलारिटी हो जाएगा 5/3। तो ये चीजें आप याद रखो। चलो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
How many liters of 0.5 normal Na2CO3 solution can be prepared by dissolving 10.6 gram Na2CO3? How many liters मतलब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करना है V यहाँ पे। 0.5 नॉर्मल आपके पास कुछ है यहाँ पे, तो वी हैव नॉर्मलिटी हियर। हमारे पास नॉर्मलिटी है 0.5 नॉर्मल। डिसॉल्विंग 10.6 ग्राम Na2CO3 मतलब हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूट भी है, मास ऑफ सोल्यूट है यहाँ पे 10.6 ग्राम। तो नॉर्मलिटी आपको दिया है, तो बट ऑब्वियस आप नॉर्मलिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, G/EV, दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, E for equivalent mass and V for volume of solution। यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट है 10.6 ग्राम, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो ही तो हमारा क्वेश्चन है। नॉर्मलिटी है हमारे पास 0.5 नॉर्मल, लेकिन हमारे पास इक्विवेलेंट मास अब निकालना पड़ेगा। तो हम इक्विवेलेंट मास निकालने से पहले मोलर मास निकालेंगे Na2CO3 का। तो Na2CO3 में 2, सोडियम का 23 रहता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 48, तो 48 प्लस 12 प्लस 2 इंटू 23, तो टोटल हो जाएगा 106 ग्राम पर मोल। अब इक्विवेलेंट मास, तो Na2CO3 न एसिड है न बेस है, वो सॉल्ट है, तो आपको सॉल्ट का सेपरेशन पता होना चाहिए। यहाँ पे सोडियम है तो Na प्लस होगा, और कार्बोनेट है तो -2 होगा। ये 2 इसका वैलेंसी है, तो यहाँ पे 2 मोल सोडियम, तो 2 Na प्लस CO3 -2। सो इधर Na का वैलेंसी +2, कार्बोनेट का वैलेंसी -2, तो टोटल वैलेंसी 2 हो गया। तो इक्विवेलेंट मास इज मोलर मास बाय 2 होगा, तो 106/2 करो तो 53 इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। तो आपको वॉल्यूम लाना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 10.6 53 इंटू 0.5, तो अब उसको कैलकुलेट कर लो। 10.6 डिवाइडेड बाय 53 और अगेन डिवाइडेड बाय 0.5, तो हमारे पास आंसर होगा 0.4 लीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ NaOH इन अ 2 लीटर 0.25 नॉर्मल सॉल्यूशन। आपके पास क्या है यहाँ पे, तो मास आपको कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द मास, तो मास ऑफ सोल्यूट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मास ऑफ सोल्यूट आपके पास क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास है यहाँ पे V 2 लीटर है, और नॉर्मलिटी मेरे पास है यहाँ पे 0.25 नॉर्मल। तो मुझे नॉर्मलिटी का फॉर्मूला G/EV अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे नॉर्मलिटी 0.25 है, G आपको कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंट मास NaOH का, तो NaOH तो बेस है, तो Na प्लस OH माइनस। यहाँ पे NaOH बेस है, तो बेस का इक्विवेलेंट मास मोलर मास अपॉन एसिडिटी, बेस के लिए एसिडिटी होता है। NaOH में कितने OH है, तो सिर्फ एक ही OH है, तो उसका एसिडिटी 1 होगा।
इसका मोलर मास 40/1, तो 40 इसका इक्विवेलेंट मास आएगा। तो आपको क्या निकालना है, इसमें वॉल्यूम 2 लीटर भी है, आपको जी निकालना है। तो जी इज इक्वल टू 0.25 इंटू 40 इंटू 2, आप कैलकुलेट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो, अगर आपके पास फॉर्मेलिटी का कोई क्वेश्चन आता है कि भाई कैलकुलेट द फॉर्मेलिटी, कैलकुलेट formality of solution in which calculate formality of solution in which 948 gram potash alum 948 gram potash alum is dissolved in 5 liter solution। आपको फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है यहाँ, फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू G/FV, वेट ऑफ सोल्यूट, F फॉर्मल मास, तो फॉर्मूला मास, एंड V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आपके पास पोटाश एलम, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो K2SO4 Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O। इसका फॉर्मूला मास कैसे निकालोगे, तो इसमें कितने फैक्टर्स है लिख दो, KAlSO4H2O, इसमें पोटेशियम 2 मोल है, एल्यूमिनियम 2 मोल, सल्फेट 4, ये 3+1 4 सल्फेट है, 2 पोटेशियम 2 एल्यूमिनियम 3+1 4 सल्फेट और 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। कॉमन निकल जाएगा 2, तो ये 1 1 2 और 12 बच गया। तो अब एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा सिंगल K, सिंगल Al, डबल सल्फेट और 12H2। तो अब इसका फॉर्मूला मास निकालो। अब कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, जो कॉमन निकाला उसे डिवाइड कर दो, अगर मोलर मास पता है तो। इसका मोलर मास है 948, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 474 ग्राम पर फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला मास मिलेगा। तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, अरे बाई चांस 948 ही है, फॉर्मूला मास 474 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 5 लीटर है, तो ये तो डबल 2/5, तो 0.4 फॉर्मल आपकी कंसंट्रेशन आएगी। तो यहाँ पे आप मोलारिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, ये सम कैसे सॉल्व करना मैंने सिखाया, और इसके लिए प्रैक्टिस सम्स पूरी शीट में आपको मिल जाएगी। तो प्रैक्टिस सम्स हम भेज देंगे।